Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. As we have discussed in the last lecture, this is the continuation of mutual funds. हमने basic definition mutual funds की discuss करी थी and we have also discussed the types of mutual funds. जिसमें equity, you have debt, then you have hybrid, and then you have others like index funds, ETFs जिसको हम कहते हैं. So now we would discuss the buying and selling. तो कैसे हम म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है इन ऑर्डर टू बाय और सेल म्यूचुअल फंड. So let's start. These are the references from where the PPT content has been made. Now हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड जो किसके अंडर है, लार्ज कैप फंड, जो एक तरह का इक्विटी फंड है. सो इक्विटी फंड होते हैं जिसमें लार्ज कैप फंड इज वन ऑफ द स्कीम, और लार्ज कैप फंड का एक एग्जांपल है एक्सिस ब्लू चिप फंड. अब इसमें हम चेक करेंगे व्हाट इज दिस एनएवी. अगर मुझे एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना है एज अ इन्वेस्टर, सो अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, सो मेरे को कितने यूनिट्स मिलेंगे और किस हिसाब से मैं उसको प्राइस को बाय करूँगा, क्या उसका प्राइस है अभी. सो ये एनएवी की इम्पोर्टेंस, एक्सपेंस रेशियो, ये फंड हाउस, क्या कौन है ये फंड हाउस, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसका क्या रोल होता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. एक्सिस ब्लू चिप फंड, दिस इज वन ऑफ द फंड which is an equity fund and the category is large cap fund. लार्ज कैप मतलब आप जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड, उनमें से दिस इज वन ऑफ द स्टॉक. सो बाइंग एंड सेलिंग की जब भी हम बात करें, सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू. सो बाइंग एंड सेलिंग इनटू फंड्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ NAV related prices. NAV, that is called net asset value of the fund, is cumulative market value of assets of the fund net of its liabilities. So जो ये फंड है उसके जो टोटल मार्केट वैल्यू है एसेट्स की माइनस लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट फंड, दिस फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड. NAV per unit is simply the net asset value divided by the number of units outstanding. So ये जो आपकी 31 रुपए 12 पैसे है, that is called NAV per unit. नेट एसेट वैल्यू को आपने जब डिवाइड करा नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से, तो आपकी वैल्यू आती है NAV पर यूनिट. In short, it is price per unit of a scheme. So this is the price per unit of the scheme. This is एक यूनिट मुझे एक्सिस ब्लू चिप फंड की 31 रुपए 12 पैसे की पड़ेगी. So that is called NAV per unit. NAV represent the price at which a mutual fund may be bought by an investor or sold to a fund house. So it is the price at which I can buy the unit of Axis Blue Chip Fund. Now, a mutual fund NAV is an indicator of market value. So अगर NAV आपकी जितना इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस परसेंटेज को आप चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई हाउ दिस एक्सिस ब्लू चिप फंड इज परफॉर्मिंग. तो आप एक साल की NAV लीजिए, उसकी मूवमेंट चेक करिए, अगर वो इंक्रीज हुई है बहुत अच्छी, तो इसका मतलब दिस एक्सिस ब्लू चिप फंड इज परफॉर्मिंग गुड. So by determining the percentage increase or decrease in NAV of a mutual fund, an investor can calculate the increase or decrease in its value over time. अब ये NAV का जो फॉर्मूला होता है, that is stipulated by SEBI, Security Exchange Board of India. So सारे जो फंड्स होते हैं वो अपना NAV का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं. There is a stipulated formula which is given by SEBI to all funds. सो वो फॉर्मूला होता है नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट वैल्यू माइनस एक्सपेंस रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज गिवन बाय सेबी. इस फॉर्मूला को यूज करके हर स्कीम अपनी NAV डिस्क्लोज करती है.
सो इफ ए इन्वेस्टर वांट्स टू ascertain the value of its portfolio, अगर मैंने लेट सपोज फाइनली अगर मैंने सपोज 10,000 या 20,000 30,000 इन्वेस्ट करे थे 1 ईयर पहले, और नाउ आई वांट टू चेक क्या उसकी वैल्यू हो गई है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं जो एनएवी होगी प्रेजेंट उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से जो मेरे पास है. So any investor wants to ascertain value of its portfolio, he can multiply the NAV of the fund with the total amount of units that he has acquired. So this is how we can ascertain, we can identify the value of our portfolio. In case of open-ended scheme हमने discuss करी थी, जिसमें आप any time you can invest and any time you can exit. So NAV needs to be published in working days. जो भी ओपन एंडेड स्कीम होगी उसकी एनएवी एवरी डे वर्किंग डेज में पब्लिश होती है, लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उनकी एनएवी वीकली बेसिस पे पब्लिश होती है. A mutual fund NAV cannot be calculated during the stock market hours. Obviously, क्योंकि इनका जो अंडरलाइंग होता है वो स्टॉक्स होते हैं, तो उनके तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहेंगे मार्केट आवर्स में. सो एनएवी हर दिन कैलकुलेट होती है ओपन एंडेड के लिए एट द एंड ऑफ द डे. So once the closing bell resounds and the trading day is over, then NAV is calculated. So it is calculated at the end of the day. Open-ended schemes के लिए every day calculate होती है working days पे, और close-ended के लिए weekly basis पे होती है. So आपने देखा NAV, this is NAV per unit, net asset value को डिवाइड जब आप कर देते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो देन यू गेट NAV. इस प्राइस पे आप एक यूनिट खरीद सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की. एक्सिस ब्लू चिप फंड है विच इज अंडर लार्ज कैप फंड एंड दिस इज इक्विटी फंड. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस एक्सिस म्यूचुअल फंड. ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है ये कौन सी बॉडी है, इसको हम डिस्कस करते हैं. So NAV is clear. NAV per unit is 31 rupees 12 paise. Now we come to another important term that is called asset management company. ये asset management company क्या होती है? ये जो हम फंड इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्कीम में, उस फंड को जो मैनेज करती है उसको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. सो इस फंड में जो भी फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं जनरल इन्वेस्टर्स, उस फंड को जो मैनेज कर रही है उसको कहेंगे AMC. So AMC is a firm that invests the funds pooled from individual investors in securities with the objective of optimal profit for investor in exchange of fee. Yes, अगर ये आपका फंड मैनेज करेगी, ये सेलेक्ट करेगी बेस्ट स्टॉक्स को, so obviously ये एक फी चार्ज करेगी. So there is a fee which is charged by AMC. It is the responsibility of AMC to ensure that an investor financial objective is met. Obviously objective is आप रिटर्न चाहते हैं, वो AMC इंश्योर करती है कि आपको इतना रिटर्न मिले. AMC के काम क्या रहते हैं? मार्केट रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, एसेट एलोकेशन करती है आपके लिए, पोर्टफोलियो बनाती है और परफॉर्मेंस रिव्यू करती है. अगर वो स्टॉक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई, तो वो पैसा किसी और स्टॉक में लगाते हैं. So this is the work done by AMC. उसके लिए ये एक फी चार्ज करती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो. सो इस फंड के लिए AMC कौन होगा वो हम चेक कर लेते हैं. AMC अपॉइंट किसके थ्रू होती है? तो स्पॉन्सर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं AMC को टू मैनेज द पूल ऑफ फंड्स. एंड AMC acts under the supervision of trustee and who are governed by SEBI and AMFI. So these are very important terms, SEBI and AMFI. ये जो sponsor and trustee है, they are governed by SEBI and AMFI. SEBI, you know, that is the capital market regulator, and AMFI is Association of Mutual Funds in India. So this is the Association of Mutual Funds, which is formed by mutual fund companies. AMFI was formed with the vision of transparent and ethic-driven financial industry. Every AMC must comply with the regulation of AMFI. So every AMC has to comply the regulation of AMFI, Association of Mutual Funds in India. So इस
म्यूचुअल फंड जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसका नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड इज एक्सिस म्यूचुअल फंड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम क्या है? एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ट्रस्टी कौन है? एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है। एंड नेम ऑफ द स्पॉन्सर एक्सिस बैंक है। तो जनरली एक्सिस बैंक ही सारे रोल प्ले करता है, उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। तो लेट्स सपोज जैसे एक्सिस बैंक स्पॉन्सर है, फिर ट्रस्टी जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है, ये दोनों अपॉइंट करते हैं एएमसी को, जिसका काम होगा फंड को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना। एएमसी है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड है। So these are the important terms. तो एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका एड्रेस है दैट इज मुंबई। दिस इज द एड्रेस ऑफ एएमसी ऑफ एक्सिस ब्लू चिप फंड। जो ये फंड है उसका एएमसी ये है। अब हम टॉप एएमसी की बात करें, सो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये सारे टॉप एएमसीज हैं इंडिया में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं AUM। व्हाट इज दिस AUM? एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको हम देखते हैं। सो इस HDFC के पास अभी इतनी स्कीम्स चल रही हैं 109, और इसका AUM इतना है। सो हम देखते हैं व्हाट इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, उसे कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस फंड के अंदर जितना एसेट है उसको हम कहेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो उसकी मार्केट वैल्यू। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्लूड कैपिटल रेज फ्रॉम द इन्वेस्टर, जितना हमने इन्वेस्टर से लिया, एंड ऑल्सो कैपिटल बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड फर्म, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं। Since the asset under management define the size and success of the company, it is important that investor consider them before making any investment choices. So जितना asset under management कंपनी के पास होता है, फंड के पास होता है, उतना उसका इमेज भी अच्छी रहती है उस म्यूचुअल फंड की। So the value of AUM of a company also indicates the return that the mutual fund earns, hence can be easily compared with its peers. So this is one of the criteria, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उसका AUM देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है उस स्कीम का। सो अभी हम अपनी स्कीम का देखते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसके अंदर AUM है 16,763 करोड़। This is the AUM, asset under management, under this fund, एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसका फंड जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जिसकी एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका ट्रस्टी एंड स्पॉन्सर एक्सिस बैंक एंड एक्सिस ट्रस्टी है। सो एक्सिस ब्लू चिप फंड AMU इज दिस। ऐसी अगर बहुत सारी स्कीम्स है, उन सबके AMU यू वुड गेट। सो अभी के लिए जिसका AMU इज 16,763 करोड़। नाउ फंक्शनल म्यूचुअल फंड में दो तरह के जनरली जो मैनेजमेंट रहती है। एक रहता है एक्टिव फंड मैनेजमेंट। अब जैसे हमने कहा AMC का काम है कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए वो एक फी चार्ज करती है जिसके एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और AMC जो सारा काम करती है रिसर्च का, उसके लिए वो फंड मैनेजर्स अपॉइंट करती है। सो एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो होता है उसमें अगर आपका when investment decision of the fund are at discretion of fund manager, जो AMC ने अपॉइंट करा है, and he or she decides which company, instrument, class of assets the fund should invest is based on the research analysis and use. Such a fund is called actively fund manage. So active fund management क्या है? जब आपका फंड मैनेजर बहुत ही एक्टिवली इन्वेस्ट करता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, so then it is called active fund management. यहाँ पर फंड मैनेजर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल। सो वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता रहता है एंड रेगुलरली इन्वेस्ट करता है। अगर उसको कोई स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो देन ही वुड इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक और सम अदर इंस्ट्रूमेंट। तो दूसरा होता है पैसिव फंड मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट, इसमें फंड मैनेजर का रोल इतना नहीं रहता है, एक बार ही वो इन्वेस्ट करता है और उसके बाद
उसको वो छोड़ देते हैं। एंड बेस्ट एग्जांपल है इसका इंडेक्स फंड्स। आप फंड मैनेजर क्या करेगा, जो लेट्स सपोज सेंसेक्स है या निफ्टी E50 है, सो जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज आती हैं उन्हीं कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा एंड देन लेट इट बी। सो जो रिटर्न निफ्टी 50 का आएगा वही आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आता है। सो इसलिए इसको हम कहते हैं पैसिव फंड मैनेजमेंट। These are mutual funds that offer index funds whose objective is to equal the return given by a select market index. So it can be a Sensex, it can be a Nifty 50, it can be a Bank Nifty. So उसको हम कॉपी कर उसको फंड मैनेजर कॉपी करता है, एक पोर्टफोलियो बनाता है which is almost similar to the index, and then the money is invested in that fund. उसको हम कहते हैं पैसिव फंड मैनेजमेंट। जैसे एग्जांपल इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड क्या करता है, इट मिमिक्स अ गिवन इंडेक्स। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव फंड मैनेजमेंट। अब हम करते हैं जैसे एएमसी जो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपका वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है उसके लिए वो एक फी चार्ज करती है, उस फी को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो दिस इज द एनुअल फी दैट द फंड हाउसेस चार्जेस। फंड हाउसेस इज योर एएमसी, सो फॉर मैनेजिंग मनी ऑन देयर बिहाफ। A higher expense ratio translate into lower returns. Obviously किसी अगर फंड का बहुत एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा चार्जेस होंगे और आपका रिटर्न कम हो जाएगा। सो यू हैव टू सी, ये भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है अलॉन्ग विद AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये भी एक क्राइटेरिया है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कोई भी फंड जो है या कोई भी AMC है वो एक लिमिट तक ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं। सो सेबी ने जैसे NAV का फॉर्मूला दे रखा है वैसी 2.5 is the maximum. So SEBI has specified that the upper limit which the fund houses can charge is 2.5 for the equity funds and 2.25 for debt funds. This is the upper limit for expense ratio. जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारा स्कीम थी एक्सिस म्यूचुअल फंड, NAV हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड है, उसके बाद AMC होती है, AMC के बाद स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होते हैं, फिर फंड हाउस के बाद देन कैटेगरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देन एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो व्हिच इज चार्ज बाय द फंड हाउस एंड इट मैक्सिमम इट कैन बी 2.5 फॉर इक्विटी। और जो भी AMC काम करती है आपके बिहाफ पे, उसके लिए वो फी जो चार्ज होती है फंड हाउस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंस रेशियो। So now entry and exit load. So this is also the third criteria. अब apart from the expense ratio एक और चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं entry and exit load. So as the name suggests, जब आप enter करोगे, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक चार्ज देना होता है, उसे हम कहते हैं entry load। और जब एग्जिट करते हैं, जब आप सेल करते हो अपनी यूनिट्स को, आप लेट सपोज आप म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करना चाहते हो तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। जरूरी नहीं है, कुछ कुछ फंड्स में ये नहीं होता है। So a load is a charge which the mutual fund may collect on entry or exit from a fund. So a load is levied to cover the upfront cost incurred by the mutual fund for selling the fund. Some funds do not charge, so it is not compulsory. Funds usually charge an entry load ranging from 1 to 2%, and exit load is 0.25 से 2% तक। एग्जाम्पल है आपके सामने, लेट सपोज आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अभी NAV है 13 रुपए। सो इफ द एंट्री लोड इज 1%, सो आप 13 रुपए में उसका 1% ऐड कर देंगे, वो आपके लिए NAV पर यूनिट बन जाएगी और उसको 10,000 से डिवाइड करते हैं तो आपको इतनी यूनिट्स मिलेंगी अभी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्री लोड। 1% एंट्री लोड था तो 13 का 1% इज 0.13, यू ऐड 0.13 13 में and then divided by 10,000, then you will get this units. अगर एंट्री लोड नहीं होता तो आप डिवाइड करते 13 से, तो यूनिट्स आपकी बढ़ जाती। Let us assume that the same investor decide to redeem. अब आप रिडीम करना चाहते हो इतने यूनिट्स को, आपकी NAV है 15 रुपए और एग्जिट लोड है 0.50। सो 0.50% ऑफ 15 रुपए, उसको आप माइनस करेंगे 15 से, वो आपका होगा एग्जिट लोड। तो आप सेल करेंगे 15 पे, सेल नहीं करेंगे, आप करेंगे 14.925 पे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस।
सो इस स्कीम के लिए आप देख रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के लिए एग्जिट लोड इज 1%, तो क्लियरली मेंशन रहता है जब भी आप स्कीम के बारे में देखेंगे तो क्लियरली उसमें मेंशन रहता है। देन आप किसी भी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो सारी डिटेल्स कहाँ देखेगा। जैसे जब हमने देखा था आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में प्राइमरी मार्केट में तो आपके पास प्रोस्पेक्टस होता है। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास होता है फंड ऑफर डॉक्यूमेंट। सो दिस डॉक्यूमेंट ऑफर्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, रिस्क फैक्टर क्या है, एक्सपेंस कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड, कहाँ फंड इन्वेस्ट करेंगे आप। अब जैसे ये एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो इसकी हमें इन्वेस्टमेंट भी तो पता चलना चाहिए कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये इक्विटी है तो इक्विटी में कर रहा होगा, लेकिन इक्विटी में भी कौन से वो स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप है, लार्ज कैप मतलब टॉप 100 जो है। अब उन टॉप 100 में से भी ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सो वो डिटेल देनी होगी फंड मैनेजर को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टैक्स प्रोविजन क्या रहेगा, सो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाती है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है, एक तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है इसमें आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, आपका फंड मैनेजर है जो एएमसी ने अपॉइंट करा है वो आपके लिए प्रोफेशनली मैनेज करेगा, स्टॉक्स को चूज करेगा, देन इन्वेस्ट करते हैं इसमें। सो जैसे हम देख रहे हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5000, आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप रेगुलरली करना चाहते हैं 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसलिए इसका बेनिफिट है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, यस प्रोफेशनल क्यों, आपका AMC है, फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर देखिए द नेम ऑफ द फंड मैनेजर, सो इसलिए प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है। स्प्रेडिंग रिस्क, ऑब्वियसली आपके रिस्क जो है वो बढ़ कम हो जाता है। क्यों, आपका जो जो अमाउंट होती है सारा म्यूचुअल फंड का वो बहुत सारे स्टॉक्स में लगता है, सो इसलिए इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती है, इसलिए आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता होता है कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट है। सो अगर हम पता करना चाहते हैं ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है इसका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट है, सो आप जब जाएंगे उसके ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी उसकी डिटेल्स होती हैं तो देखिए अभी एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का इक्विटी में 95% है। क्यों, क्योंकि ये इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड में भी ये है लार्ज कैप। लार्ज कैप में देखिए जो ये सारी कंपनीज है इनमें इनका पैसा इन्वेस्ट है। जो बैंक्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, NBFC है, तो डिफरेंट सेक्टर्स की है, इसलिए आपका रिस्क भी कम हो जाता है। एक सेक्टर अगर बेटर परफॉर्म कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए रिस्क भी आपका कम है। So ये this is the bifurcation. So you can see transparency is there, spreading risk, it is reducing your risk also, and choice. So yes, there is a choice. आप इक्विटी लार्ज कैप में करना चाहते हैं, आप मिड कैप में करना चाहते हैं, आप बैलेंस में करना चाहते हैं, हाइब्रिड में, so there is a choice of investment and regulation. So it is governed by SEBI. So all mutual funds are registered with SEBI. So yes, regulation is also there, so your money is protected, so they function within the provision of strict regulation designed to protect the interest of the investors. So इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा व्हेन वी ट्राई टू बाय द म्यूचुअल फंड तो हमें क्या देखना होता है, हमें NAV पर यूनिट देखनी होती है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो को भी आपको चेक करना होता है। अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं किसी भी फंड की तो आप NAV की मूवमेंट देखिए विद इन 1 ईयर क्या रहा है। फिर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं, देन एक्सपेंस रेशियो यू सी, एग्जिट एंड एंट्री लोड तो नहीं है वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको चेक करना होता है ऑफर डॉक्यूमेंट में कौन इसका AMC है, कौन ट्रस्टी है, कौन स्पॉन्सर है उस फंड का। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी जनरली सी व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।